हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई क्यूब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो भी हम अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो सेविंग में रखते हैं या एफडी करते हैं या म्यूचुअल फंड या गोल्ड वगैरह में लगाते हैं। तो अभी जनरली मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए, पर हमें ये देखना है कि हमें अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए जिससे हमारा जो है पैसा ग्रो करे। इन जनरल कम से कम इन्फ्लेशन तो बीट कर ही जाए, यानी कि महंगाई की जो दर हमारे यहाँ जनरली 6 से 7% चलती है, कम से कम हमारा पैसा उसको तो बीट ही कर जाए, तभी हमारा पैसा एक तरीके से ग्रो हुआ। नहीं तो महंगाई के साथ ही लगभग चले या उससे नीचे ही रहे। तो देखना ये रहता है कि मान लीजिए जैसे अभी पहले आप देखते हैं कि सेविंग अकाउंट में जो आप पैसा रखते हैं, तो सेविंग अकाउंट में जनरली जो इंडिया में जो रेट चल रहा है सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो नॉर्मली 2 से 4% 3% ऐसे ही समथिंग मिलता है। हाँ, कुछ केसेस में कुछ बैंकों ने बीच में जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक और कोटक वगैरह ने अलाउ किया था, करीब 6% वो लोग ऑफ़र कर रहे थे, पर वो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में वार की सिनेरियोज बनी रहती हैं जिससे इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म में चूँकि कंपटीशन भी मार्केट में ज़्यादा है तो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो जनरल केस में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो 2-3% ही मिल पाता है सेविंग अकाउंट में, और जो हमारा इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की दर है वो करीब 6 से 7% है। तो एक तरीके से हमारा पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, हमारा पैसा नीचे ही है, यानी लॉस में ही जा रहा है अगर हम अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए आज कोई चीज़ 100 रुपये में आपको मिल रही है और अगले साल वो चीज़ 7% महंगाई के हिसाब से बढ़ के 107 रुपये हो गई, और आपने जो पैसा रखा था 100 रुपये सेविंग अकाउंट में, उस पर आपको मिला 3% इंटरेस्ट। तो आपका पैसा जो अगले साल मिला आपको वापस वो 130 रुपये मिला 3% के हिसाब से 100 रुपये पे। तो जो सामान अब आपको 107 रुपये में मिल रहा है, पैसा आपका बढ़ा 3% यानी 103 रुपये, तो बैठे बिठाए यानी सेविंग अकाउंट में रखते हुए आपका पैसा जनरली 4% से नुकसान चला गया, यानी 4% का लॉस आपको हुआ महंगाई के हिसाब से ओवरऑल देखते हैं तो, है ना। अब देखते हैं सेकंड कि अगर हम एफडी में जो पैसा रखते हैं यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो एफडी में अगर हम पैसा रखते हैं तो एफडी का जो अभी डेवलपिंग कंट्री में जो रेट होता है एफडी का जनरली 6% 7%, या कुछ एनबीएफसीज और बैंक्स ऑफ़र करते हैं 9-10% भी। हालांकि उनको एक बार चेक करना पड़ेगा उनके प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस वगैरह हैं, आरबीआई से रेगुलेटेड है, लीगल एग्रीमेंट है कि नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एनबीएफसीज ऑफ़र करते हैं लेकिन सब पे ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, एक बार चेक करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए, चाइना वगैरह, जापान वगैरह, इसमें तो जो एफडी का रेट है वो लगभग माइनस में या 1-8% के समथिंग चलता है, यानी वहाँ पे हमको ब्याज मिलता ही नहीं अगर हम पैसा एफडी में लगाते हैं तो। लेकिन इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री यानी अंडर डेवलप है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो रेट मिलता है वो करीब 6-7% मिल जाता है। हालाँकि वो भी टैक्सेबल इनकम होती है, जो आप एफडी में पैसा लगाते हैं वो टैक्सेबल होती है, जिस भी आप टैक्स स्लैब में आते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो महंगाई की दर है करीब 6 से 7%, एफडी में आपको मिला 6 से 7%, टैक्स काट के वो करीब 5.5-6% के समथिंग बनता है। तो ओवरऑल एफडी में भी बहुत ज़्यादा हमारा पैसा ग्रो नहीं कर पाता। हाँ, हम एक इन्फ्लेशन के ट्रेंड के हिसाब से चल पाते हैं, वो ठीक है। अब उसके बाद इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आप पैसा एनबीएफसीज या फिर ऐसे बैंक्स में लगाते हैं उनमें एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि अभी कभी कभी क्या होता है, बैंक रन के केसेस भी बनते हैं। बैंक रन मतलब ये होता है कि बैंक जो आपके पैसे को जमा कराता है बैंक में, नहीं, जो भी आप डिपॉजिट करते हैं बैंक भी उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, लाइक पेंशन फंड में डालता है, इस फंड में या म्यूचुअल फंड में रखता है या बॉन्ड्स वगैरह में देता है, लोन देता है। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट वो भी बैंक भी करता है, तो इस हिसाब से बैंक कमाता ही है। तो उसमें क्या रहता है, अगर कभी कभी क्या होता है कुछ बैंक रन केसेस हुए हैं, लाइक यूएसए में, इंडिया में भी एक आध हुए हैं। तो बैंक रन ये होता है कि आपने जो पैसा जमा किया है अपने बैंक में, वो आपका पैसा वापस करने में, यानी जब आप विड्रॉ करने जाते हैं तो वो फेल हो जाता है, पैसा आपको पे नहीं कर पाता है। तो उसको हम इन जनरल फाइनेंशियल लैंग्वेज में बैंक रन कहते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर इंश्योर करें कि आप जहाँ भी पैसा लगा रहे हैं वो प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस उसके पास हो और आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड हो, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट देखा जाए इंडिया में तो एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट माना जाता है पिछले 30-40-50 सालों से, जो भी हैं तो एक ट्रेडिशनल और सेफ़ इन्वेस्टमेंट माना गया अभी तक।
हालांकि गोल्ड का अगर आप रेट देखेंगे, एक हिस्टोरिकल प्राइस की बात करते हैं तो गोल्ड का रेट करीब 1964 के समथिंग 70 रुपये यानी 70 रुपये के आसपास चलता था प्रति 10 ग्राम। और ये सन 2000 में करीब करीब हो गया 44 या 45 हज़ार के आसपास। अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सितंबर 12, 2025 को, गोल्ड का रेट अभी चल रहा है 1,08,000 रुपये के समथिंग। ठीक है, तो गोल्ड का एक इन्वेस्टमेंट अच्छा तरीका हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। हालांकि अभी हायर साइड है, तो एक बार ज़रूर इसको चेक करें कि इतने हायर साइड पे लेना ठीक है नहीं, वो अपने रिस्क के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि हालांकि गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब टैक्सेबल ही होते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल ही होते हैं। उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड की। तो म्यूचुअल फ़ंड में बेसिकली होता है कि आपका पैसा डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। उसमें क्या रहता है, एक वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर होता है। वो क्या करता है, आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाता है। आपके रिस्क के हिसाब से डिपेंड करता है आपने किस फंड में इन्वेस्टमेंट करा है, उसके हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट करता है। तो उसमें क्या रहता है कि एक फंड मैनेजर को एक सैलरी मिलती है कंपनी की तरफ से, यानी एएमसीज की तरफ से। एएमसीज मतलब होता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी हो गया, आदित्य बिरला एएमसी हो गया, एसबीआई एएमसी हो गया, कोटक एएमसी हो गया, इस तरीके के जो भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फंड मैनेजर को एक सैलरी पे करते हैं, साथ में कुछ उसी म्यूचुअल फंड की यानी सेम म्यूचुअल फंड की यूनिट्स प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे क्या रहता है, एक तरीके का खुद का उसका पैसे का इन्वेस्टमेंट उस म्यूचुअल फंड में रहता है। तो वो पूरा फोकस करता है उस म्यूचुअल फंड को ग्रो करने में। तो ये रहता है म्यूचुअल फंड का। अब उसके बाद ये भी टैक्सेबल होता है। अब इसमें टैक्स किस हिसाब से होता है, तो म्यूचुअल फंड में जनरली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड रखते हैं अपने म्यूचुअल फंड को यानी यूनिट्स को, तो उसको हम कहते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है हमें, वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि इंडिया में है 12.5%। और अगर आप उसको 1 साल के पहले रिडीम कर लेते हैं यानी बेच देते हैं, तो फिर उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एसटीसीजी, वो लगता है 20%। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअल फंड का। उसके बाद आते हैं एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी भी इन जनरल अगर हम बात करें तो भी इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट का ही है। इनडायरेक्टली आपका पैसा जाता है स्टॉक मार्केट में ही है, बस थोड़ा थोड़ा करके, यानी हर मंथ जाता है। ठीक है, आपने 2000 3000 की एसआईपी करी, 5000 की एसआईपी करी, इसको टॉपअप बेसिकली बोलते हैं। आप 2000 5000 7000 ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली एक फ़िक्स अमाउंट भी हर महीने जमा कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू, तो भी आपका पैसा जाता है स्टॉक मार्केट में ही है। तो इस तरीके के एसआईपी का इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप जमा करते हैं, म्यूचुअल फंड में आप लमसम अमाउंट पे कर देते हैं, एक ही बार में चला जाता है। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया में जो अभी हैं कुछ ऐसे फंड्स आए हैं, जैसे कि क्वांट फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए। ये अभी तक तो फ़िलहाल फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर चलते थे, अभी इंडिया में भी इनका ट्रेंड बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होता है क्वांट फंड में बेसिकली कि जो हमारे आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम मुंबई, चेन्नई के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्सपीरियंस यानी कि वेल क्वालिफाइड होते हैं, वहाँ से पढ़ के आए होते हैं। तो जो कंपनीज होती हैं उनको हायर करती हैं बेसिकली कि वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, अपने बेसिस पे इंडस्ट्री में रिसर्च करें और अच्छे से मतलब बेहतर से बेहतर रिटर्न देने की कोशिश करें इन्वेस्टर को, जिनका भी पैसा म्यूचुअल फंड या एसआईपी के थ्रू लगा है उस फंड में। ठीक है, तो इस तरीके से वो इन्वेस्ट कराते हैं क्वांट्स फंड में। उसके बाद हेज फंड का भी एक कॉन्सेप्ट चलता है, हालांकि वो भी अभी इंडिया में ट्रेंडिंग में है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है हेज फंड्स। हेज फंड्स में ये होता है कि उसमें जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन होता है उसके द्वारा उनको फ्री हैंड दिया गया रहता है। वो अपना पैसा, आपका पैसा कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ भी उनको सबसे बेहतर रिटर्न मिलेगा वहाँ आपका पैसा लगा सकते हैं, चाहे वो बॉन्ड्स हो, डिवेंचर्स हो, और आपका पेंशन फंड्स हो, डेट फंड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इक्विटी हो, गोल्ड हो, कहीं भी लगा सकते हैं, वो फ्री होते हैं इस चीज़ के लिए। यानी वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें आपका रिटर्न भी हाई होगा और रिस्क तो ऑब्वियस सी बात है हाई होगा ही। जब आप हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आपका रिस्क भी हाई ही होगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट। हेज फंड का हो गया, क्वांट फंड का हो गया। गोल्ड इक्विटी की हमने बात कर ली, क्यों तो इक्विटी यानी शेयर्स में भी
अब इंडिया में बहुत तेज़ी से ट्रेंड हुआ है, करीब 20 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं। तो अभी इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इक्विटी में क्या होता है कि आप किसी एक ब्रोकर के थ्रू आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग, डीमैट मतलब होता है डीमैटेरियलाइज अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो आप ओपन करते हैं किसी भी ब्रोकर के थ्रू। नॉर्मली कई सारे ब्रोकर्स हैं इंडिया में, उनके थ्रू आप अकाउंट ओपन करते हैं और वहाँ से आप जो है अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके या जिस भी अमाउंट में आप चाहते हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये रिस्की भी होता है, कभी कभी आपको साल 2 साल 3 साल तक रिटर्न नहीं भी मिल सकते हैं। और अगर आप अच्छे शेयरों में पैसा लगाते हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी ठीक ठाक ग्रो कर रही है, जनरली 12, 14, 18% CAGR से, तो ठीक है, कोई ऐसी इशू नहीं है, आपका पैसा बनेगा आने वाले टाइम में। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एक बात और बताना था आपको कि जो भी जैसे मान लीजिए हम गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कई सारे ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। जैसे कि आप फिजिकल गोल्ड ले लेते हैं। ये तो हालांकि पुराना ट्रेंड हो गया, पहले लोग फिजिकल गोल्ड लेते थे और रखते थे। अब क्या करते हैं लोग, फिजिकल गोल्ड अभी भी लेते हैं लेकिन वो क्या करते हैं जनरली घर में रख लेते हैं या तो बैंक में लॉकर में लॉक कर देते हैं। जनरली पहनने का इतना ज़्यादा ट्रेंड है नहीं, लोग डरते हैं कि बाहर गोल्ड के प्राइसेस इतने हायर साइड हैं, आपका इतना महंगा गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी बन रही है तो वो कहीं खो ना जाए, चोरी ना हो जाए, इसका डर बना रहता है। तो वो क्या करते हैं बैंक के लॉकर में रखते हैं। तो बैंक के लॉकर में भी आपका एक तरीके का जो वेयर हाउस चार्ज या स्टोरेज चार्ज हम जिसको बोलते हैं, वो करीब 2 से 3% बैंक भी आपसे चार्ज करता ही है। तो इसमें क्या होता है, अगर जैसे मैंने बात की थी सेविंग अकाउंट में या एफडी में बैंक रन के केसेज आते हैं, बैंक फेलियर के केसेज अगर आते हैं, आपका पैसा नहीं मिल पाता है आप जब विड्रॉ करने जाते हैं, या आपने गोल्ड रखा हुआ है वो पैसा आपका मिल ही नहीं पा रहा जब आप लाने गए, तो इस केसेस में एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आरबीआई में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। पहले वो लिमिट 5 लाख रुपए थी, अभी रिसेंटली 3-4 महीने हुआ आरबीआई ने वो लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। यानी अगर आपका पैसा इनके सेविंग या एफडी में या कहीं भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट इस तरीके की है बैंकों में और वो बैंक पे नहीं कर पाता है, तो आरबीआई 10 लाख रुपए तक लाइबल होती है। 10 लाख रुपए तक पेमेंट आपको आरबीआई करेगी। इसके बाद आपका पैसा भले ही 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए भी रखा हो, वो 10 लाख रुपए तक ही लिमिट होती है, बैंक उतना ही पे करती है। तो इस तरीके से दोस्तों इन्वेस्टमेंट होते हैं। बाकी जैसे गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट होगा, इक्विटी का होगा, म्यूचुअल फंड का होगा, हेज फंड, डेट फंड और क्वांट्स फंड वगैरह के जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे, इसके बारे में अभी मैं डिटेल्स से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें एकदम टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा, तो उसके हिसाब से आप लोग इन्वेस्टमेंट भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही आप चाहे SIP ही करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि जो भी हम लोग की सैलरी आती है देखा जाए तो अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो कोई चांस नहीं रहता कि हम लोगों का पैसा बचे। तो मेरा ये मानना है एटलीस्ट लोगों को SIP ही करते रहना चाहिए, कम से कम एक सेविंग होती है उससे। दोस्तों आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी अच्छी टॉपिक्स कवर करूँगा, इन सब के बारे में डिटेल में बात करूँगा। अभी के लिए इतना ही। Thank you so much.